गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो फरवरी महीने के फोर्थ वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग फोर्थ वीक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो टेलीग्राम है वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा ये यूट्यूब चैनल है एग्जाम नीति बाय राहुल सर के नाम से। जो भी कोई नया जुड़ रहा है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली जितने भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। सबसे पहले हम लोग डेज से रिलेटेड क्वेश्चन एक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ये पूछा गया है हाल ही में भारत में 8वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है? When was the 8th Soil Health Card Day celebrated in India? तो आप ध्यान रखना एवरी वर्ष यानी प्रति वर्ष 19 फरवरी को 19 फेब को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो इमेज मैंने यहाँ पे आपको दिखाई हुई है इसमें आप ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड डे है ये इसलिए मनाया जाता है जिसमें किसानों को जागरूक करने की कोशिश की जाती है मिट्टी और मिट्टी के पोषक तत्व से संबंधित उन सभी व्यक्तियों को या उन सभी किसानों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस डे से संबंधित कुछ फैक्ट अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो आप समझना है इस योजना की जो शुरुआत है या इसके फायदे के बारे में जागरूक करना, यानी मिट्टी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन के होते हैं पोषक तत्व तो उन सब की जानकारी देना। सभी किसानों को हर 2 साल में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना ताकि निषेचन प्रथाओं में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए आधार प्रदान किया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सूरतगढ़ राजस्थान में शुरू की गई थी। तो आपको ये ध्यान रखना, प्रधानमंत्री मृदा कार्ड योजना कब स्टार्ट की गई थी? 2015 में। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है भाई। तो प्रतिवर्ष 19 फरवरी को अगर हम लोग बात करें कौन सा दिवस, तो भारत मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हम जानने वाले हैं और वो है हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजी धन अवार्ड 2021 के तहत किस बैंक को प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Which bank was recently awarded the Prestige Award under the Digi Dhan Award 2021 and 22 by the Union Ministry of Electronic and Information Technology? State बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा HDFC, तीसरा कर्नाटका बैंक और डी अगर हम लोग बात करें ICICI बैंक। तो अगर हम लोग बात करें हाल ही में कर्नाटका बैंक की, तो ये जो कर्नाटका बैंक है इसे प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इसे किस अवार्ड से, तो ये डेजी धन अवार्ड है जिसे के अंतर्गत इसे प्रतिष्ठित किया गया। ठीक है भाई। तो अगर हम लोग बात करें डिजी धन अवार्ड 2022 के तहत इस कर्नाटका बैंक को प्रतिष्ठित किया गया यानी सम्मानित किया गया। और अगर हम लोग बात करें भीम यूपीआई लेन देन में उच्चतम प्रतिशत के साथ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजी धन अवार्ड 2021 और 22 के तहत प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बैंक वर्तमान में अपनी परिवर्तन यात्रा यानी KBL विकास 2.0 के तहत एक त्वरित डिजिटल ड्राइवर KBL नेक्स्ट चला रहा है। तो भाई ये हमने आज के सेशंस को हमने स्टार्ट कर दिया है, तो आप जल्द से जल्द इसको क्या करें, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें इस वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ सके। ध्यान रखना, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो भी नया जुड़ रहा है वो साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाक से लाइक कर दो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग समझने वाले हैं, हाल ही में फिजी की राजधानी सुआ में इंडिया हाउस में भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और ये किसने किया था? तो ध्यान रखना एस जयशंकर ने, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा फिजी की राजधानी सुआ में इंडिया हाउस के अंतर्गत ये कार्यक्रम किया गया, जहां पे ध्यान रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति का अनावरण किया गया। ओके, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना ये 17 फरवरी की बात है। और अगर विदेश मंत्री जयशंकर की बात की जाए 15 से 17 फरवरी तक इनका फिजी की यात्रा या दौरा था, जिसके अंतर्गत 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन
में इन्होंने भाग लिया और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी संग्रहालय पुनर्निर्मित गिरमिट गैलरी का उद्घाटन किया। गैलरी फिजी में गिरमिट्स भारतीय अनुबंधित मजदूरों की यात्रा को दर्शाती है और भारत में फिजी के राजकीय आधारित पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा पर छूट के समझौते का भी यहाँ पे हस्ताक्षर किया गया। अगला हम क्वेश्चन जानने वाले हैं, हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट, हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट किस शहर में आयोजित किया गया, यानी कि इन विच सिटी वाज द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट हेल्ड रिसेंटली। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। हाल ही में ये समिट न्यू दिल्ली में किया गया। द इकोनॉमिक टाइम ऑफ ग्लोबल के द्वारा ये समिट न्यू दिल्ली में संपन्न किया गया। शिखर सम्मेलन से संबंधित बात करें तो ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें यहां पर किस बारे में डिस्कशन होता है तो ध्यान रखना है इसकी प्रमुख आर्थिक चुनौतियों का समाधान प्रदान करने की मांग करने के अलावा विचारशील नेताओं, नीति निर्माताओं और शिक्षा विवादों को कॉर्पोरेट प्रमुखों को एक साझा मंच लाया जाता है। शिखर सम्मेलन में 40 सत्रों में 200 से अधिक व्यापारिक नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। द इकोनॉमिक टाइम ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 शिखर सम्मेलन का विषय लचीलापन प्रभाव को प्रभुत्व तक पहुंचाना है और इसी में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम पढ़ने से पहले एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे जुड़ सके। ठीक है, तो हम इस वीकली करंट अफेयर्स को क्यों लेकर आते हैं, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि अगर मैं मंथली करंट अफेयर्स लेकर आऊं तो उसे ना तो आप पढ़ पाओगे और ना ही वो आप उसे याद कर सकते हो, ना ही समझ पाते हो, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ज्यादा होने के कारण 70 से 80 क्वेश्चंस होने के कारण उसे अगर हम लोग बात करें कनेक्ट करना या याद रखना बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है। इसी वजह से और उतना लंबा वीडियो जाने के बाद हम उसे पढ़ भी नहीं सकते, कंटिन्यू देख भी नहीं सकते। इसीलिए ध्यान रखना हम वीकली में इसे डिवाइड करते हैं, जो कि हाफ एन आवर करके 4 वीक से रिलेट करके हम इसे बनाते हैं। ठीक है भाई, तो हाल ही में किसने पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित निर्मित नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली की शुरुआत की है? तो दिल्ली मेट्रो के द्वारा हाल ही में अगर हम लोग बात करें इंडिया की फर्स्ट एवर इंडिजियसली डेवलप ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, यानी वो जो ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है वो इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है और इंडिया के द्वारा ही उसे डेवलप करके कंट्रोल करने की नीति अपनाई गई है। दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित सिग्नलिंग तकनीक की शुरुआत की गई है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय के सचिव और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष मनोज जोशी जी के द्वारा शास्त्री पार्क संचालन नियंत्रण केंद्र में रेड लाइन पर ट्रेन पर्यवेक्षण प्रणाली IATS प्रणाली को औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया है। ठीक है भाई, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पहले राज्य स्तरीय झींगा मेले का आयोजन किया गया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट स्टेट लेवल प्रॉन फेयर? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहली बार अगर हम लोग बात करें झींगा मेला आयोजित किया गया। झींगा एक प्रकार की मछली की प्रजाति है। पंजाब सरकार द्वारा पहले राज्य स्तरीय झींगा मेले का आयोजन 17 फरवरी को किया गया। मुक्त जिले इनखुड़ा झींगा मेला किसानों के महाराष्ट्र द्वारा, सॉरी। ठीक है भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, यानी जिसको नाम क्या दिया गया है, दस्तलिक का चौथा संस्करण उत्तराखंड के किस स्थान में आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये किया गया। और ध्यान रखना अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो दस्त चालित है, दस्त चालित यानी कि देखो इस तरीके से लिखेगा दस्तालिक, और ये जो दस्तालिक है ये किन दो देशों के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है, यानी भारत और किस देश के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है? तो आपका आंसर क्या होगा? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में यह संस्करण होता है और इस बार का यह चौथा संस्करण था। इसका नाम क्या था? दस्तलिक। ठीक है भाई, भारत उज्बेकिस्तान सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, इस दस्तलिक की बात की जाए जो 20 फरवरी से स्टार्ट हुई है और 5 मार्च तक चलने वाली है। कहाँ पे? पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड के। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व 14वीं बटालियन के द गढ़वाल राइफल पश्चिमी कमान के हिस्से द्वारा किया जाएगा। उज्बेकिस्तान सेना ने उत्तर पश्चिमी सैन्य जिले के
सैनिक उज्बेकिस्तान सेना के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया है। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड स्कोर द फास्टेस्ट 25,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट? तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। हाल ही में ध्यान रखना, विराट कोहली ने अपने 25,000 रन पूरे किए हैं। हाल ही में विराट कोहली ने अपने 25,000 रन पूरे कर लिए हैं और सचिन तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड पहले सचिन तेंदुलकर के नाम था सबसे तेज 25,000 रन बनाने का, जो अब विराट कोहली के नाम हो गया है। विराट कोहली की बात की जाए तो दुनिया के छठे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। इसके साथ ही किंग कोहली ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से भी सबसे तेज अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, व्हेन इज द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो प्रतिवर्ष ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो इसका उद्देश्य है भाषा विज्ञान के बारे में जागरूकता, संस्कृति विविधता तथा बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। यूनेस्को द्वारा हर साल 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृ दिवस को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मातृ दिवस 2023 की थीम बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाए जाने की घोषणा यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 में की थी, जिसके बाद पहली बार 21 फरवरी 2000 को वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो ये हरियाणा में किया गया है। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा के गोरखपुर शहर में बनाया गया है। गोरखपुर ध्यान रखना, यूपी मत समझ बैठना। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार ये पुष्टि की गई है कि इसके तहत 700 मेगावाट क्षमता की 2 यूनिट्स है और केंद्र सरकार ने ऐसे 10 न्यूक्लियर रिएक्टरों की स्थापना करने के लिए व्यापक स्वीकृति दे दी है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर अपॉइंट किया है? यूनिसेफ की बात की जाए, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के नाम से ये जाना जाता है और इसका इसका एम्बेसडर किसे बना दिया गया है? तो आयुष्मान खुराना को नेशनल एम्बेसडर इंडिया के लिए बनाया है। यूनिसेफ इंडिया ने आयुष्मान खुराना को अपना नेशनल एम्बेसडर चुना है। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ के साथ काम करेंगे ताकि हर बच्चे के जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा अधिकारों की गारंटी दी जा सके, साथ ही उन्हें प्रभावित करने वाले मामलों में उनकी आवाज और एजेंसी को भी बढ़ावा दिया जा सके। 2020 से पहले आयुष्मान ने बच्चों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए यूनिसेफ इंडिया के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट भी रह चुके हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। भाई कैसा लग रहा है आपको मेरा वीडियो? अच्छा लग रहा है तो जो नए हैं साथ के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और जो पुराने स्टूडेंट है जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। हाल ही में भारतीय मूल के किस फोटोग्राफर ने नेशनल ज्योग्राफी की पिक्चर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 को जीत लिया है? विच इंडियन ओरिजिन फोटोग्राफर हैज रिसेंटली won the title of National Geographic Pictures of the Year contest? तो आप ध्यान रखना ये किसके द्वारा जीत लिया गया है? कार्तिक सुब्रमण्यम के द्वारा। ठीक है भाई, कार्तिक सुब्रमण्यम की बात की जाए तो यह पुरस्कार उन्हें एक पेड़ की टहनी पर बसने के लिए संघर्ष कर रहे एक बाज के आकर्षक तस्वीर के लिए प्रदान किया गया है। तस्वीर का शीर्षक RRR मार्टिन के लोकप्रिय उपन्यास ए डांस विद ड्रैगन्स से प्रेरित होकर इन्होंने ये कारनामा किया था। हाल ही में दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? RRR। ठीक है भाई, राजा मौली जी की RRR। ठीक है भाई,
इसके बाद हम अगला जो क्वेश्चन समझने वाले हैं, ध्यान रखना, उससे पहले थोड़ा फैक्ट समझना। बेसिकली एस राजमौली द्वारा निर्मित फिल्म आरआर को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक संगठन है। फिल्म समारोह निर्देशक द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के प्रति वर्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस अवार्ड शो में विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ठीक है भाई। इसके बाद ध्यान रखना, हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ कौन बन गया है? तो नीति आयोग के नए सीईओ बन गए BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम। और अगर हम लोग बात करें BVR सुब्रमण्यम की, तो ये हाल ही में नीति आयोग के सीईओ बन गए हैं और इन्हें परमेश्वरन अय्यर की जगह को लिया है। परमेश्वरन अय्यर, जिन्हें वर्ल्ड बैंक में 2 साल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन समझो जानने वाले हैं, ध्यान रखना। अगर हम लोग बात करें उससे पहले आप समझना, BVR सुब्रमण्यम की बात की जाए तो इन्होंने किसकी जगह ली है? परमेश्वरन अय्यर की जगह ली है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। BVR सुब्रमण्यम छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। हाल ही में केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े और अनेकों दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? तो आप ध्यान रखना, नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में। अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने एक पार्क बनाने की एक उद्घाटन किया है, जिसके तहत ये पार्क किसके संबंधित होगा? ये दिव्यांगों से संबंधित पार्क होगा। उनको प्रेरित करने के लिए इस पार्क को बनाया गया है। ओके, इसके बाद हम अगला जानते हैं, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट। तो ध्यान रखना, 20 फरवरी को नागपुर महाराष्ट्र में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समावेशी समाज में निर्माण के विजन को ध्यान में रखते हुए इस पार्क को विकसित किया जा रहा है। सहानुभूति के बजाय यह पार्क संवेदना प्रदर्शित करेगा, इसीलिए इस पार्क का नाम अनुभूति दिव्यांग पार्क रखा गया है। यह पार्क नागपुर के पारडी परिसर में विकलांग बच्चों और आम नागरिकों के लिए बनाया जा रहा है। इस पार्क का मकसद देश और पूरी दुनिया में समावेश का संदेश देना है। यह दुनिया का पहला समावेशित विकलांग पार्क बनाया जाएगा। हाल ही में दुबई बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप में किस देश ने कांस्य पदक जीता है? तो वो अपना ही देश है दोस्तों, भारत। भारत के द्वारा यहाँ पे ध्यान रखना कांस्य पदक जीत लिया गया है। यानी विच कंट्री रिसेंटली वॉन द ब्रॉन्ज मेडल बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप इन दुबई। तो ये भारत के द्वारा ये कारनामा किया गया है। और अगर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट समझने की कोशिश करें तो ध्यान रखना, PV सिंधु की अगुवाई में भारतीय टीम ने बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। प्रणय और PV सिंधु अपने अपने एकल मुकाबले हार गए। पुरुष युगल जोड़ी ध्रुव कपिला और चिराग शेट्टी ने अपना मुकाबला जीता। बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप में 14-19 फरवरी तक संयुक्त अरब अमीरात में यानी दुबई में एग्जीबिशन सेंटर पर आयोजित किया गया। ओके, PV सिंधु ने। नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन समझने वाले हैं वो क्वेश्चंस हैं, हाल ही में ज्ञानपन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? Who has recently been selected for the Gyanapan Award 2023? S रामेश्वरन या नारायण, या ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा? V मधुसूदन नायर। प्रसिद्ध कवि V मधुसूदन नायर को
साहित्य में उनके योगदान हेतु ज्ञानपन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। ज्ञानपन पुरस्कार में अगर हम लोग बात करें 5,01,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, और अगर हम लोग बात करें बेसिकली 50,001 का नगद इनाम दिया जाएगा, और गुरुवायूरप्पन का एक सोने का लॉकेट दिया जाएगा, जिससे कि और एक प्रशासनिक पत्र भी दिया जाएगा। ध्यान रखना, बेसिकली यह पुरस्कार 24 फरवरी को गुरुवार के मैलाथुपुर सभागार में कवि को उच्च शिक्षा मंत्री और बिंदु द्वारा प्रदान किया जाएगा। ओके, अगला जो सेक्शंस क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो ग्रैंड मास्टर से संबंधित है, यानी दो भाई बने ग्रैंड मास्टर। ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में भारत में 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो 80वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं उनका नाम क्या है, विघ्नेश एन.आर. ठीक है भाई, और इनके बड़े भाई पहले से ही ग्रैंड मास्टर बने बैठे हैं 59, एक 59 और एक 80, यानी ये दो ग्रैंड मास्टर, यानी बोथ आर ब्रदर्स। भारत में 24 वर्षीय चेस प्लेयर की बात की जाए तो एन.आर. ने जर्मनी के इंटरनेशनल मास्टर इल्जा स्नाइडर को हराकर देश में 80वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। विघ्नेश एन.आर. ने जर्मनी में 24वां नॉर्थ-वेस्ट कप 2023 टाइटल भी अपने नाम किया है। विघ्नेश एन.आर. भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर्स बने हैं। इससे पूर्व उनके भाई विशाख एन.आर. वर्ष 2019 में भारत के 59 ग्रैंड मास्टर्स बने थे। इस तरह भारत के ग्रैंड मास्टर चेस इतिहास में पहली बार दो भाइयों ने ग्रैंड मास्टर के खिताब को अपने नाम किया है। पहली बार भारत में ग्रैंड मास्टर के दो भाइयों ने अपने नाम ये खिताब किया है। ओके, अगला क्वेश्चन जो हम लोग समझने वाले हैं वो ध्यान रखना, हाल ही में मोदी जी के नाम पर एक पुस्तक यानी एक बुक लिखी गई है, और उसी बुक के बारे में आपको बताना है। हाल ही में मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? Who has recently released the book Modi Shaping a Global Order in Flux? तो ये जेपी नड्डा के द्वारा, ध्यान रखना, ये बुक लिखी गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चाणक्यपुरी में मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई पहल ने हमारे देश की छवि को बदलकर रख दिया है, और पुस्तक उसी की गहराई को दर्शाता है। पुस्तक प्रस्ताव केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा की गई। इस पुस्तक के संपादक सुजान चिनॉय, विजय चौथाईवाला और उत्तम कुमार सिंह हैं। आई होप आपको ये मेरी जो क्लासेस, ये जो सेशन था आपको अच्छा लगा होगा। तो जो भी नए जुड़े हैं फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा, और शेयर ज़रूर करना है। ये 3 रिक्वेस्ट है। सबसे पहले जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल, बाकी लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम लोग बात करें, हमने 4th वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे इस वीकली करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस कर लिया है। वीकली करंट अफेयर्स हमारा फोर्थ वीक का कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ आपको मालूम ही होगा मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो एग्जाम नीति बाय राहुल सर के नाम से, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो एग्जाम्स नीति के नाम से। आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, तो आप ये दोनों काम जरूर कर लीजिएगा आज इस वीडियो के एंड होते ही। ओके फ्रेंड्स, तो फिर इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। अगले वीक एक नए यानी अगली करंट अफेयर के साथ हम हाजिर होंगे। ठीक है भाई, बाय बाय।